हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बताए प्रीवियस ईयर में कैसे आते हैं, आपको एक आइडिया देने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बताया कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा थोड़ा सा। दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने प्रीवियस ईयर की सीरीज चालू की। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है फिर हम चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर में पहले आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट बताऊंगा टॉपिक का, फिर एग्जाम्पल होंगे, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, वो खत्म करके फिर उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालूंगा उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में उस तरह से स्टार्ट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। ठीक है, आज वाले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल की और एप्लीकेशन भी है। कोलिनियर वर्ड आता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसको हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से कैसे रिलेट करेंगे वो चीज़ बताऊंगा। तो इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो अब इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम आज। हाँ जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है पहले समझ लो इस चीज़ को। कि सपोज करो कि आपके पास है कोई ट्राइंगल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मान लेते हमने कोई ट्राइंगल बनाया। आप इमेजिन करो कि ग्राफ पे बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है पूरा आराम से। ठीक है, ग्राफ पे बना हुआ है। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया सपोज ए, ये बी, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं पॉइंट। मैंने एक जनरली बना दिया इस चीज़ को कि किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा कि सपोज करो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो रहे हैं आपके x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x2, y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x3, y3। सीधी सी बात है भाई, अगर ग्राफ पे प्लॉट करोगे कि इमेजिन करो सिचुएशन को कि आपको ग्राफ पे एक पॉइंट यहाँ लोकेट हुआ, एक पॉइंट यहाँ लोकेट हुआ, एक पॉइंट यहाँ लोकेट हुआ। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को मिलाओगे तो हमारा ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा। तो भी कोऑर्डिनेट ही होते हैं। कोऑर्डिनेट किससे मेंशन करते हो? x, y से। तो डिफरेंट तो हमने x1, y1 माना, x2, y2 मान लिया और x3, y3 आपके कोऑर्डिनेट हो चुके हैं 3 वर्टिसेस के। अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी भी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इस तरह से गिवन है तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। देखो इसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, हमारे डेरिवेशन आता भी नहीं एग्जाम में, बहुत रेयरली चांस है आने के, क्योंकि आज तक तो आया नहीं है। फिर भी बाद में करा देंगे, अभी अपने पास पूरा साल भर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये आपको पता है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये जनरल फॉर्मूला है। तो मैं डेरिवेशन इसी से होता है, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, नेचर बता रहा हूँ। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा उसका नेचर भी कुछ ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है कि 1/2 फैक्टर उसमें भी रहेगा, 1/2 फैक्टर उसमें भी रहने वाला है। उसके बाद में 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में हो रही हैं, तो उसमें भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगी। क्या मल्टीप्लाई में होगा? x एंड y। x वाली वैल्यू y वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। और एक चीज़ सबसे अच्छी वो ये होती है, आप ये समझ लो, ये आप लोगों ने देखा होगा, एक साइक्लिक फॉर्म होती है। साइक्लिक फॉर्म क्या होती है समझने के लिए कि अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपने स्टार्ट 1 से किया बोलना, देखो आप बोलोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से नंबर आना चाहिए। अगर आपकी स्टार्टिंग 1 से है तो जैसे आपने स्टार्ट किया 1 से, तो नेक्स्ट आएगा 2 का नंबर, नेक्स्ट आएगा 3 का नंबर। ठीक है, मान लो किसी ने बोलना स्टार्ट किया 2 से, तो 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3 का नंबर आएगा और फिर किसका नंबर आ जाएगा? 1 का नंबर आएगा। तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 1 आएगा। रटना नहीं है, समझना है इस चीज़ को कि यहाँ से स्टार्ट किया तो 2 और 3 का नंबर, यहाँ से स्टार्ट किया 3 और फिर 1 का नंबर, और यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस घूम के 1 और 2 का नंबर। तो किसी ने स्टार्टिंग ही अगर 3 से की है बोलने की, तो 3 के बाद नंबर किसका आ रहा है? 1 का, और फिर किसका नंबर आ रहा है? 2 का। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है फॉर्मूले के लिए, साइक्लिक फॉर्म में चलता है, और दूसरा कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में होने वाली। कैसे होने वाली अब समझ लो इसको, अभी याद करवा दूंगा फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेनी इसके अंदर। x और y, देखो 2 चीज़ें होंगी, एक होगी x और एक होगी y, आपस में मल्टीप्लाई में होंगी। वो कैसे होंगी? सबसे पहले पकड़ो आप x1 को, यही फॉर्म चल रहा है। अगर मैं 1 को पकड़ रहा हूँ तो मैंने लिखा x1, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए? y वाली टर्म आनी चाहिए। और y वाली टर्म कैसी आएगी? 2 और 3 वाली। इसका मतलब y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर प्लस का साइन आता है। अब आपकी स्टार्टिंग है 2 से, तो आप लिखोगे x2, 2 का नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हो, फिर 3 का नंबर आएगा और फिर 1 का नंबर आएगा, तो y3 माइनस y1, y3
माइनस y1, और फिर आप स्टार्ट करो 3 से, तो आप x3 कर दोगे, और 3 के बाद नंबर आता है 1 का और फिर 2 का, तो y1 माइनस y2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हाफ मल्टीप्लाई बाई 1 से स्टार्ट किया, 2 माइनस 3, लेकिन रहेगा x और y। देखो मैंने बताया 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में हो रही है, एक x वाली हो रही है, एक y वाली हो रही है, और हाफ वाला फैक्टर होता है। 1 से स्टार्ट किया तो x 1 है, तो y2 माइनस y3, 1 2 3। 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद 3 का नंबर आता है, फिर 1 का नंबर आता है। फिर 3 से स्टार्ट किया तो उसके बाद 1 का नंबर आता है, 2 का नंबर आता है। सिंपल सा फॉर्मूला, इसको समझ लो आप अच्छे से, नेचर समझ लो इसका, रटना नहीं पड़ेगा कि हाफ है x1 तो y2 माइनस y3, फिर x2 का नंबर आएगा, 2 है तो y3 माइनस y1 आ जाएगा, फिर x3 का नंबर आएगा, 3 है तो फिर 1 माइनस 2 आएगा, तो y1 माइनस y2 आएगा। आई होप आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। ये है सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर उसके वर्टिसेस इस वे में गिवन हो तो। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं और इसका यूज़ करना सीखते हैं। और कुछ बच्चे इसको इस तरह से करते हैं, वो क्या करते हैं, देखो कुछ लोग ऐसा सिखाते भी आपको कि बेटा एक बार फॉर्मूला लिख लो और उसके बाद सारी वैल्यू लिख लो, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिख लो और उसके फॉर्मूले में उठा के रख दो। इस तरह से अगर रखने लगे ना, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। कैसे टाइम ज़्यादा जाता है? वैल्यू देखने में। देखो मैं आपको उस तरीके से बताऊँगा जैसे आपको लोग बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो मैंने मान लिया, सपोज करो हमारा ट्राइंगल है ABC और वर्टिसेज है A 3,0, तो लिख दो इसको 3,0। B वर्टिसेज है 7,0 और C है 8,4। अब किसी को मन में आ रहा होगा सर इसको भी हम ऐसे लिखे जैसे हम किस क्वाड्रिलेटरल में लिख रहे थे कि एक साइड से लिखना स्टार्ट करो, कहीं भी चल दो। तो इसमें भी कहीं भी चल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी भाई। 1 का यहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड इसका नंबर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से कोई वैसे कर लो, इसका ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं आपको वो बताता हूँ जो बच्चे डिटेल में करते हैं और फिर बताऊँगा कि वो गलती कर रहे हैं इस तरह से करके। कैसे आप लिखोगे इसके अंदर, क्या लिखते हो आप लोग? आप लिखते हो A है 3,0, B है 7,0 और C है 8,4। फिर आप लिखते हो यहाँ से कि x1 इक्वल टू है 3 और y1 इक्वल टू है 0, x2 है 7, y2 है 0। ठीक है, और x3 है 8 और y3 है 4। फिर आप क्या करते हो? आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लिख देना एक बार लाइन, चलो लिख देता हूँ। आप लिखते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद तो 3 माइनस 1 का नंबर आ जाएगा, और x3 तो y1 माइनस y2 का नंबर आ जाएगा। 1 लिया तो 2 माइनस 3, 2 तो 3 1, 3 तो 1 2। फिर आप लोग क्या करते हो? देख देख के करते हो, जो कैसे कि लगाओगे वैल्यू 1/2। फिर आप लिखोगे x1 3 लिख दो, y2 माइनस y3 0 माइनस 4 प्लस x2 लिखा तो 7, y3 माइनस y1 तो 4 माइनस 0। फिर लिखते हो x3 है 8 और उसके 1 माइनस 2 तो 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखोगे इसको 1/2, 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस का 12, 7 4 जा 28 और प्लस 0। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 12 क्या होता है ये 16, और जब करोगे तो आ जाएगा 8 और आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट ज़रूर लगाना है इसके अंदर, स्क्वायर यूनिट लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट आपको लगानी है। हाँ जी, अपना आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमने तरीके से रखा हुआ है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। रीज़न क्या है? बार बार आप इस तरीके से देखोगे, इस तरह सारी वैल्यू लिखोगे x1 y1, तो एक बार बताओ, पहली बात तो यही है कि ये लाइन लिखने में टाइम लगता है, तो यहाँ टाइम कंज्यूम हुआ तो ये अपना वेस्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, आप देख देख के वैल्यू रखते हो इस तरह से, इनमें इसके अंदर टाइम लगता है, लगेगा बेटा, आपको लग रहा होगा सर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमें तो देखो सीधी सी बात है, अगर हर क्वेश्चन में 30 सेकंड भी बचते हैं ना, तो वो फ़ायदे की चीज़ है। हम उसको किस में इन्वेस्ट करेंगे? जो क्वेश्चन हम लोगों को टफ लगता है, जिस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या होता है, देखो पेपर का सिस्टम बड़ा मज़ेदार होता है। पेपर के अंदर मान लो आप सपोज करो आपका 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है ना,
तो 80 में से मान के चलना 50 मार्क्स का पेपर तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, और जो टाइम लगाने वाले क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, तो हमें उनके लिए टाइम बचा के रखना है कि उनमें अटकने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये वाली। तो देखो ये तो हो गया, आप ऐसे करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। रीज़न बताता हूँ, आप दूसरे तरीके से करना। मैंने कहा था लेफ्ट हैंड का यूज़ ज़रूर करना है। कैसे करना है, हमारा फोकस होना चाहिए, लिखना राइट हैंड से है अगर राइट ही हो तो, लेकिन लेफ्ट हैंड की फिंगर चलनी चाहिए इस तरीके से कहाँ कहाँ हो रहा है। उसका फ़ायदा ये होता है आपका फोकस बना रहता है, और फोकस आप इस हैंड को रख लो आराम से, घर पे बैठ के देखना, एक हाथ को आप आराम से रख लो नीचे, ठीक है, गोदी में रख के बैठो और करते रहो क्वेश्चन को। और उसी क्वेश्चन को आप अपनी फिंगर का यूज़ करके बताते रहो, अच्छा ये लिखना है, अब ये लिखना है, ये लिखना है। आपको खुद अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पीड इंक्रीज़ होती है और करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम ऐसे नहीं करने वाले, आप इसको नोट भले ही करना है तो कर लो ऐसे, लेकिन हम इस तरीके से बार बार वैल्यू लिख के नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब सोचो भाई। मेरे को पता है, जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करवाया मैंने, सेक्शन फॉर्मूला। मैंने कहा था हमें हाथ ऐसे चलना चाहिए। अगर आपने हाथ ऐसे चलाया तो क्या हमें फॉर्मूला देखने की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी कि M1 क्या है और X2 क्या है? नहीं देखना पड़ रहा था ना, सिर्फ हाथ को ऐसे चलाना था। वही काम यहाँ पे करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला लिखना है, बिल्कुल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नंबर मिलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है हाफ मल्टीप्लाई बाई x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, फिर x2 का नंबर आएगा तो y3 माइनस y1 होगा। देखो साइकिलिक चल रहा है, 1 2 3 2 3 1, और फिर x3 का नंबर आता है, और उसके बाद में y1 माइनस y2। फॉर्मूला लिख दिया ना, फॉर्मूले को भूल जाओ, फॉर्मूले को भूल जाओ, रख दो साइड के अंदर फॉर्मूले को। अब इधर बताओ मुझे, इक्वल टू हाफ, ये तो लिखना ही लिखना है। हमें पता है पहले हम ये देखो हमें लेना क्या क्या है, हमें इस पर फोकस करना है, फिर 7 का नंबर आएगा, फिर 8 का नंबर है। तो मैंने लिखा 3, तो y2 माइनस y3 यानी x ये ले लिया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना और y वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना। आप लिखोगे 0 माइनस 4, फिर मेरा नंबर आएगा 7 पे, तो लिख दो 7 को। अगर मैंने ये ले लिया तो मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है y वाली वैल्यू, तो मैं लिखूँगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 प्लस, अब मुझे इसको लेना है, जब ये वाला ले लिया तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो आप लिखोगे 8 और 0 माइनस 0, हो गया काम। मैंने फॉर्मूले को देखना पड़ा? नहीं देखना पड़ा। तो बार बार जो नज़र जा रही है फॉर्मूले पे वो भूल गए, दूसरा जो वैल्यू लिखी थी वो भूल जाओ। ठीक है, तरीका तो वही हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 28 प्लस का 0 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई 16। 2 से कट करोगे 8 आएगा और आंसर आ जाएगा आपका 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो टाइम बचता है नहीं बचता है, बिल्कुल बचेगा, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी स्टार्टिंग में। कहोगे सर ऐसे देखने में प्रॉब्लम आती है, 1-2 बार आएगी। ठीक है, आज की क्लास में क्लियर हो जाएगी ये वाली प्रॉब्लम। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताना भूला नहीं हूँ, एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं ये वाली चीज़, कि जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सम टाइम होता क्या है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करने पर आपका वैल्यू नीचे निकल के आती है नेगेटिव। नीचे कैसे वैल्यू आ जाती है? नेगेटिव आंसर आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि हम लोग जो सीक्वेंस लिखते हैं ना इनका ABC का होता है, इस सीक्वेंस की वजह से नेगेटिव बन जाता है कभी कभी। तो याद रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू जो होती है ये मॉडुलस का साइन होता है। किसका साइन होता है? ये मॉडुलस का साइन होता है। इसका मतलब जो भी वैल्यू निकल के आएगी अंदर, अल्टीमेटली उसको आपको इसमें बनाना है पॉजिटिव बना देना है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। इसका मतलब ये हो गया, हो सकता है कि आज के एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन आपको ना मिले नेगेटिव वाला। तो सपोज करो आपका जैसे 8 स्क्वायर यूनिट है, मान लीजिए -8 आ जाता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडुलस का साइन लगा इसको +8 लिख देते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एरिया नेगेटिव हो ही नहीं। आप खुद सोचो, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, ये एक मीज़रमेंट होते हैं। मीज़रमेंट होते का मतलब आप स्केल पे मीज़र कर सकते हो इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो मीज़रमेंट नेगेटिव पॉसिबल कैसे आता है? कभी स्केल पे आपने देखा कभी आता है किस चीज़ को लेके कि 2 सेंटीमीटर तो आप जानते हैं, लेकिन -2 सेंटीमीटर का बना होता है क्या? कुछ नहीं होता है वहाँ पे। तो याद रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस का सिंबल लगता है इस फॉर्मूले के अंदर। जो भी वैल्यू आएगी अल्टीमेटली पॉजिटिव बनानी है उसको। -11 आया तो +11 बनाना है। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन के अंदर सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं। अब धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। और बेटा इसी तरीके से करना, फिंगर का यूज़ करके, लेफ्ट हैंड का यूज़ करना सीख लो, मार्क्स इंक्रीज होते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको, बीच में अभी एक वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिन बाद में कि किस किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, किस किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम में पेपर कभी छूटेगा नहीं, और कैसे कैसे आपको अटैम्प्ट करना है वो सब लेके आ जाऊँगा बाद में मैं। ठीक है, हाँ जी। अब ज़रा सोचो इस चीज़ को। सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया इसको।
इस बार मैंने ये वेरिएबल यूज़ किए हैं ABC टाइप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर, तो आपने मान लिया लेट ये वर्टिसेज जो भी हैं, देखो डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि थोड़ा लगे कि हाँ हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल बन निकाल रहे हैं, अदरवाइज हम सिंपली इनको ऐसे लिख के भी निकाल सकते हैं। तो ABC, तो A मान लिया मैंने AB + C, और B मान लिया ये BC + A, और C मान लिया मैंने C और A + B। ठीक है, ये हमें वर्टिसेस गिवन है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हो कि आपको और जल्दी करना है, तो हो सकता है कि आपको ये लिखा हुआ है ना इस तरीके से, पिछले क्वेश्चन में लिखा था ABC और बाद में यहाँ देखा था, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती, डायग्राम में देख के ही हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो इस चीज़ को तो लिख के करा देते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, फिर डायग्राम से बनाना करना भी बताऊंगा मैं, उसमें आपकी 1-2 लाइन और बच जाएगी तो और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो बाद की बात है। हाँ जी, तो आपने इनको ले दिया कि लेट A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे A क्या है, अभी तो हम पहले प्रैक्टिस इस पे कर लेंगे जिससे हमारा कुछ टाइम बचा, और बाद में फिर कह रहा हूँ मैं डायग्राम पे ही प्रैक्टिस कराऊंगा। डायरेक्टली डायग्राम देखेंगे कि इसको लिया तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया, इसको ले लिया इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया, इसको ले लिया इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया, हमारा हाथ ऐसे चलने लग जाएगा। ठीक है, उससे आपकी स्पीड मानकर चलना, इस क्वेश्चन में आपका और 1 मिनट बच जाएगा। तो A है आपका A, B + C, B पॉइंट मैंने माना B, C + A, और C पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे C, A + B। चाहो तो आप वो भी मान सकते हो, अगर आपको ABC में कन्फ्यूजन हो रहा है तो PQR मान लेना। ठीक है, लेकिन वो कैपिटल माने हमने और स्मॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। हाँ जी, फिर आपको लिखना पड़ेगा इस चीज़ को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = बेटा फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, जिससे कि हमें एग्जाम से पहले एक बार भी फॉर्मूले को देखना भी ना पड़े। वरना होता क्या था, हमारे टाइम पे हमें नहीं बताता कोई ये वाली चीज़ कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैंने किया था 10th में था तो मुझे मेरे टीचर ने किसी ने नहीं बताई ये वाली चीज़। उनको लगता था कि ऑब्वियस चीज़ है कि बच्चों को, कि गवर्नमेंट स्कूल में था, देखो सीधी सी बात है, मैं तो वहाँ पे क्या होता था कि क्वेश्चन करा दिए, अपने आप प्रैक्टिस करते रहो। तो होता क्या था कि हमें कोई नहीं बताता कि आपको हर क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए, बस पेपर में नंबर काट देते थे और हमें बताता है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बोलता था कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो हम क्या करते थे, हम लोग लास्ट में पेपर से पहले क्या करते थे कि पूरा 1-2 पेज 3 पेज तैयार रखते थे, जिनमें सारे फार्मूला लिख लेते थे, और पेपर से पहले ना फार्मूला रट के जाते थे। अच्छा इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है। और होता क्या था, एग्जाम में भूल भी जाते थे उन चीज़ों को, क्योंकि रट रहे थे हम उन चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखने की हैबिट डाल लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम के टाइम पर आपको एक भी फार्मूले को देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस हमें क्वेश्चन के टाइप माइंड में चलेंगे और आपको एक भी फॉर्मूला नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, तो x1 तो 2 - 3, 1 से स्टार्ट किया तो 2 - 3 तो y2 - y3, फिर x2 से स्टार्ट किया तो 3 - 1। ठीक है, और फिर x3 स्टार्ट किया तो 1 - 2। चल रहा है साइक्लिक फॉर्म के अंदर। अब फॉर्मूले को लिख दिया, बस ठीक है, इसका काम हो गया। मैं लिखना था, नंबर चाहिए था, आधा नंबर इस चीज़ का मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको पकड़ूंगा फर्स्ट वाले को, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूंगा, तो लिख देते हैं हाफ। इसको पकड़ा A को, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है तो C + A। ठीक है, तो एक काम तो मैं दूसरा ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे C + A में से A + B को सबट्रैक्ट करना है, A + B को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक अलग ब्रैकेट यूज़ कर लिया। क्यों, माइनस साइन के बाद मोर देन 1 टर्म है, और मोर देन 1 टर्म है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, आप लिख दो इसको कि C + A - B। ऐसा मत कर देना कि C + A - A + B लगा दिया, नहीं। अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, ध्यान दो ब्रैकेट के बाद में साइन चेंज होता है। ठीक है, ये वाला हो गया। इससे स्टार्ट करूँगा तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कर दो इससे स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट किया B से, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, तो A + B में से B + C को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, और थर्ड वाला लोगे, इससे स्टार्ट करोगे तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। ऐसे याद चल रहा है, ये लिया इसमें से इसको, ये लिया इसके बाद इसका नंबर, ये लिया तो इसमें से इसको। ठीक है, तो मैंने लिया C, तो इसमें से यानी कि B + C में से C + A को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ उसके लिए है कि गड़बड़ करते हो माइनस साइन की। यहाँ तो आप कहोगे सर हम बदल लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, माइनस साइन भी लगा होता है अंदर, हम गड़बड़ कर जाते हैं।
ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ह्यूमन नेचर है कि वो गड़बड़ कर देता है इस चीज़ की, ठीक है, इसको नोट कर लो। वो कुछ एग्ज़ाम का प्रेशर मान लो या प्लस माइनस की गड़बड़ होती है कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ तो बहुत होती थी, ठीक है। जब मैं स्कूल में था मेरे साथ तो प्लस माइनस गड़बड़ इतनी करता था कि मेरा सारा सही होता था, सिर्फ प्लस माइनस के चक्कर में नंबर कट जाते थे मेरे, ठीक है। तो आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हाफ, ए के साथ में क्या है, तो ए के साथ में है सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, ध्यान रखना इसको, माइनस अंदर जाएगा, इसको माइनस बनाएगा, इसको माइनस बनाएगा, पूरा डिटेल में समझ लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। फिर उसके बाद बी का नंबर आया तो ए प्लस बी और माइनस बी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसी वे में लिखना है एग्जाम में, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस चीज़ को, देखो डायरेक्ट ही बता दूंगा इसको कि आप माइनस मतलब ये ब्रैकेट मत लगाते, आप सीधा लिखते सी प्लस ए माइनस बी आता है, मैं तो डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तब डायरेक्ट लिखना, अभी समझना अच्छे से इसको। ये लिख दिया और फिर सी का नंबर है तो आप लिख सकते हो इसको कि बी प्लस सी माइनस ए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने इस तरीके से लिख के दिखाया है आपको, आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो तो फिर आपको ऐसे लिखना था ये कि सी प्लस ए माइनस ए और माइनस बी, डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। हाँ जी, अब इधर आ जाओ। तो देखो माइनस ए से ए कट गया, माइनस बी से बी कट गया और माइनस सी से सी कट गया, ठीक है। तो हाफ ए के साथ में मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में है सी माइनस बी प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई ए माइनस सी प्लस सी के साथ में है बी माइनस ए, ठीक है। अब क्या होगा, हाफ, थोड़ा लंबा हो गया प्रोसेस ब्रैकेट का यूज़ करने की वजह से, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज़ है। अब देखो ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, बी ए से भी मल्टीप्लाई होगा तो बी ए लिख दो इसको। और हमारे जनरल प्रैक्टिस है कि अगर हमें बी ए है तो हम उसको ए बी ही लिखते हैं, क्यों, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले है तो उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा बी सी, तो माइनस का बी सी और प्लस का सी बी मतलब बी सी हो गया और माइनस का सी ए मतलब ए सी हो गया। अब देखो माइनस ए बी से प्लस ए बी कटा, माइनस बी सी से प्लस बी सी कटा और माइनस ए सी से प्लस ए सी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आया, हाफ मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है आपका 0। अब इस 0 का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, जो कि मैं बाद में भी बताऊंगा, कोलिनियर कंसेप्ट आएगा जब, लेकिन अभी इसका मतलब समझते हैं। 0 स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप सपोज करो कि आपने ये बोला, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से बताता हूँ, कि आपने बोला कि भाई मेरे घर के अंदर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है, मेरे घर में क्या बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत अच्छा शानदार स्विमिंग पूल बन रहा है, उसमें ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी है। किसी ने पूछा अच्छा कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, अरे भाई इतना शानदार स्विमिंग, उसका एरिया 0 है। उसका एरिया क्या है 0। आप खुद सोचो, किसी चीज़ का एरिया 0 है, एरिया 0 कब हो सकता है, जब उसकी कोई डायमेंशन ही ना हो, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ में अगर डायमेंशन होंगी, अगर लेंथ ब्रेड्थ होगी, मान लो तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू कुछ भी होगी, तो क्या एरिया 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर जो भी डायग्राम, किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करो, चाहे हीरोन फॉर्मूला लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, अगर किसी चीज़ का एरिया 0 निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब जैसे आप सपोज करो, ये कहो कि भाई आज तो मैंने शॉपिंग की, शानदार शॉपिंग करके लेके आया मैं तो आज तो, ठीक है, बोला अच्छा कितने रुपए शॉपिंग की, 0। इसका मतलब कुछ किया ही नहीं, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका 0 स्क्वायर यूनिट निकल के आ गया, इसमें कमेंट डाल लो, दैट मीन्स ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इन 3 पॉइंट को जोड़ने पर हमारा ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जिस भी ट्राइंगल का एरिया 0 निकल जाए, मतलब वो ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज के लिए सिर्फ इतना ही समझो इस चीज़ को। कल मैं कोलिनियर वाला टॉपिक लेके आऊँगा, उसके बारे में बहुत डिटेल में करेंगे। आपके घर में स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, मेरे घर के अंदर क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाएंगे, ठीक है। मेरे इस बोर्ड के ऊपर या मेरा जो रूम है, इस रूम के अंदर भी मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा, टेनिस कोर्ट बनाऊंगा, बैडमिंटन कोर्ट बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, ठीक है, 0 एरिया के साथ में। अभी तो इसको नोट कर लो, इतना ही समझो कि अगर किसी भी शेप का 0 एरिया आ रहा है, इसका मतलब वो शेप क्या होती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, तभी उसका क्या एरिया 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस जो भी दी हुई है t कोमा t माइनस टू टी प्लस टू कोमा टी प्लस टू एंड t प्लस थ्री कोमा टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। ये वर्ड का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ t, यानी कि एरिया जो है ट्राइंगल का वो इंडिपेंडेंट है t पे, यानी वो t पे डिपेंड ही नहीं करता। अब t पे डिपेंड होने का मतलब क्या है वो समझ लो। सपोज करो कि कोई एक वेरिएबल है y और मैंने लिखा y इक्वल टू 2, जिसकी वैल्यू 2 है, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू 2 रहने वाली, हमेशा y की वैल्यू 2 रहेगी, और इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो कैसे प्लॉट कर दोगे कि आप कहोगे y की वैल्यू ये 1 है और ये 2 है, इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा 2 रहने वाली है। चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? 2 ही रहने वाली है। क्या ये x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है। और यहीं अगर मैंने लिखा y इक्वल टू 2x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया आपका कि अगर आपने x और y बनाते हो, प्लॉट करते हो, तो x की वैल्यू 0 तो y 0, x की वैल्यू 1 तो y 2, x की वैल्यू 2 तो y 4, और इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 1 2 3 4। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, ये वाला ग्राफ, यानी कि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। x की वैल्यू डिफरेंट रखते जाओगे, y की डिफरेंट वैल्यू निकलती जाएगी। लेकिन यहाँ वाले केस के अंदर y की वैल्यू किसी भी x पर डिपेंड नहीं करती, y की वैल्यू फिक्स रहेगी, y इक्वल टू 2। और आपसे कभी कभी पूछ भी लेता है इस लाइन, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू 2 इसकी इक्वेशन होगी कि y हमेशा क्या रहने वाला है? 2 रहने वाला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। तो इस लॉजिक को अगर हम अपने क्वेश्चन में दें, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकलेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ t, यानी उसका एरिया में t वाली टर्म ही नहीं आनी चाहिए। x पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब x है नहीं यहाँ पे, ये x पे डिपेंडेंट है क्योंकि x है यहाँ पे। ऐसे ही इस एरिया में t नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ t, क्योंकि आप खुद सोचो सारी वैल्यू t की फॉर्म में दी हुई है, तो चांसेस हैं कि भाई एरिया में t आ जाए। ठीक है, चांसेस है कि नहीं है? जब t दे रखा है तो एरिया में चांसेस है t आ जाए। लेकिन इसने क्या बोला कि प्रूव करो कि t नहीं आना चाहिए। कर देंगे प्रूव, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो ये मतलब है इंडिपेंडेंट होने का, कि उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके एक्सप्रेशन में t नहीं आना चाहिए। तो देखो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप लिखोगे कि जो वर्टिसेस गिवन है a, इसको a मान लेते हैं t कोमा t माइनस 2, इसको b मान रहा हूँ मैं t प्लस 2 कोमा t प्लस 2। ठीक है, और इसको c माना मैंने t प्लस 3 कोमा t। एक बार ज़रूर चेक कर लो कहीं गलत नहीं लिख दिया, क्योंकि बाद में हम वहाँ ध्यान नहीं देने वाले। t कोमा t माइनस 2, t प्लस 2 कोमा t प्लस 2 और t प्लस 3 कोमा t। आपको एरिया निकालना है ना, तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई x 1 है तो y2 माइनस y3 होगा, x 2 है तो y3 माइनस y1 होगा, और x 3 रख देंगे, इसका मतलब y1 माइनस y2 होगा। लिख दिया फॉर्मूला, अब भूल जाओ इसको। मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है t से, लिख दो इसको हाफ मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट वाले से स्टार्ट के सेकंड में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है y वाली वैल्यू में से, तो इसका मतलब t प्लस 2 में से t को सब्ट्रैक्ट करना। मैं डायरेक्ट करूँगा ये वाला काम भाई। ठीक है, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा कर दिखा दिया, आप डायरेक्ट समझो कि ये t है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, लिख दिया। उसके बाद इसका नंबर आएगा प्लस, इसको ब्रैकेट में ज़रूर डालना बेटा, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं और ये मल्टीप्लाई में होने वाला है। अगर किसी बच्चे ने जल्दबाजी में ऐसे लिख दिया कि t प्लस 2 लिखा और फिर ब्रैकेट लगा रहा है और फिर लिख रहा है कि अगर ये लिया है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लिखोगे t माइनस टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि ओनली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में। अगर कोई भी आप खुद ही देखोगे तो आप कहोगे कि t अलग है और 2 ओनली मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा t प्लस 2 है जो मल्टीप्लाई में है, समझ रहे हो? तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। उसके बाद में आप इस वाले को टर्म को लोगे तो आपने लिया t प्लस 3, इसको भी ब्रैकेट में डालो। कभी भी मोर देन 1 टर्म ब्रैकेट में डाल दिया करो, ठीक है, या फिर माइंड में रखा करो, लेकिन मल्टीप्लाई वाले केस में ज़रूर ब्रैकेट में डालना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेशर, एग्जाम प्रेशर में छोड़ो, वैसे लिखने में भी गलती माना जाएगा। अगर आपको इसको सिंपली ऐसे लिखते हो ना कि ओनली t प्लस 3 और फिर आपने लिख दिया कि t माइनस 2 माइनस टी और माइनस 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, t माइनस 2
माइनस लगेगा तो माइनस का टी बन जाएगा और माइनस का ही 2 बनेगा, और आपने ऐसे लिख दिया, जिसका मतलब ओनली 3 मल्टीप्लाई, जो कि केस नहीं है, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो हो गया हाफ। देखो टी से टी कट गया, राइट, टी से टी कट गया, राइट, टी से टी कट गया, तो ये हाफ, ये टी है और अंदर है 2 मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा 2t। उसके बाद में प्लस यहाँ है 2 और 2 मल्टीप्लाई है t + 2 के साथ में, तो t + 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई है t + 3 के साथ में, तो जो -2 बचा, ओनली सॉरी -2 नहीं, -2 एंड -2 यानी माइनस का 4। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं इस चीज़ को, प्लस t + 3 और माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, ये है 2t, ये 2 मल्टीप्लाई टी 2t आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा। उसके बाद में -4 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4t बनेगा, और -4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 बनेगा। अब देखो ये 2t और 2t मिलके 4t बनता है, और 4t से 4t कट जाएगा, ख़त्म, और प्लस का 4 और माइनस का 12 इक्वल टू हो गया माइनस का 8, और डिवाइड में 2 है ही, हाफ का मतलब क्या हो गया, डिवाइड में 2 हो गया, तो ये आएगा माइनस का 4, और इसके बाद आप लगा दोगे इसका मॉडुलस। ठीक है, और तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। क्या आएगा इसका 4 स्क्वायर यूनिट। अब मुझे बताओ, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया उसमें कहीं टी लेटर आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट मीन्स इसका मतलब एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। कहीं टी नहीं आ रहा, ओनली डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 4। समझिए इस लाइन का मतलब, इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, इसमें आप एक चीज़ ज़रूर लिख देना यहाँ पे, जैसे आपने मॉड्यूल्स लगाए उससे पहले लिख देना कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव। इसका मतलब अपन क्या लेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो पॉज करके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। हाँ जी, फोर्थ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ इट वर्स। आप कहोगे सर आपने क्वाड्रिलेटरल तो बताया ही नहीं, हमें तो ट्राइंगल ही आता है, वो भी अभी सीखा है, जो पहली बार देख रहा हो तो यही कहेगा, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे जिसकी वर्टिसेस हैं। तो पहली बात तो चलो ठीक है निकाल देंगे, बता दे, पहले आप मुझे एक चीज़ बता दो, आपको याद है या नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस गिवन हो तो लिखते कैसे हैं, याद है ना, किसी भी एक साइड चलना स्टार्ट किया पूरा फ्लो में चलते रहते हैं, बीच में उठना नहीं है, तो वही वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, तभी तो आगे बता पाऊँगा। मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी शेप हो सकती है, कुछ भी हो, तो मान लेते ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, इसकी वर्टिसेस हैं -3,5, बी है -2,-7, सी है 1,-8 और डी है 6,3। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, -3,5, -2,-7, 1,-8 और 6,3। भाई हमें तो नहीं आता क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, हमें तो सिर्फ ट्राइंगल का आता है। कोई बात नहीं, ट्राइंगल का आता है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों डायगोनल को, सॉरी इस दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो एक डायगोनल बन गया। तो अब मुझे बताओ, ऊपर वाली शेप पे फोकस करो, ए बी डी। अगर आप ए बी डी पे फोकस करते हो, क्या ये ट्राइंगल नहीं हो गया? ट्राइंगल ए बी डी है ना ट्राइंगल, जिसमें आपको तीनों वर्टिसेस पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, डी भी पता है, तो आप ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकाल सकते हो। सिमिलरली आप जो नीचे वाला ट्राइंगल है कौन सा, बी सी डी, इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस पूरे एरिया को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जरूर नहीं इक्वल हो, बट है तो 2 पार्ट में। क्या मैं ऊपर वाले ट्राइंगल के एरिया निकाल के रख दूं, नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया निकाल के रख दूं, और अगर दोनों को ऐड कर दूं तो क्या पूरा शेप का एरिया नहीं मिल जाएगा मुझे? ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, यानी दोनों ट्राइंगल के एरिया सेपरेट निकालो और उन दोनों को ऐड कर दो। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा ये वाली चीज़ कि सर मैं तो इसको ऐसे नहीं कर रहा, मेरे तो ना ऐसे मन में आ रहा है कि मैं इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन नहीं करूँगा, इसको मैं इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके ऐसे बनाऊँगा। तो कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी कर सकते हो आप इस चीज़ को। तो आपके सामने एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी,
और एक ट्राइंगल हो गया ACD नीचे वाला। तो आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। अब हालांकि मैंने एक लाइन लिख दी है तो मैं वेस्ट क्यों करूँ इस लाइन को, ठीक है, इसलिए मैं इसको वैसे ही निकाल रहा हूँ। आप इस तरह से भी निकाल के देख सकते हो, निकाल के ज़रूर चेक कर लेना इस चीज़ को कि सेम एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल एरिया सेम आएगा ये बता देता हूँ, ऐसा नहीं होगा आप ये सोचो कि इस वाले पार्ट का एरिया ऊपर वाले पार्ट के एरिया के इक्वल आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, सिर्फ किसका एरिया सेम आएगा, टोटल एरिया सेम आने वाला है, चाहे इस मेथड से यूज़ करो चाहे AC को यूज़ करो, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेता हूँ सेपरेटली, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख दो। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बेटा फॉर्मूला तुम लिख लेना, ठीक है, मैंने काफ़ी बार लिख दिया फॉर्मूला, वीडियो की लेंथ फालतू में बढ़ जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है, तो अब देखो, अब आपको सॉरी ABC नहीं, कौन सा वाला ले लिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और BCD, ये ABD है, ABD, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और BCD। अब सोचो, आपको मैं बताता हूँ डायग्राम से कैसे निकालते हैं डायरेक्टली। आपको पता है कि हाथ मेरा चलना चाहिए, एक साइक्लिक फॉर्म में चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लूँगा और आप मान लो मैं ऐसे चलना है मेरे को, तो ऐसे ही चलना, तो मैंने लिया सबसे पहले -3, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात चल रही है मेरी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो -7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऐसे हो जाएगा। जब देखो मेरा चलने का तरीका क्या था, ध्यान रखना, मेरा चलने का तरीका ये है, तो मैं ऐसे ही चलने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद नंबर किसका है, ये नंबर ले चुका हूँ, अब इसका नंबर आएगा -2 का, तो लिख दो -2, फिर किसका नंबर आएगा, ये माइनस ये, तो 3 - 5, और थर्ड पे कौन नंबर आ गया, इसका नंबर आएगा, तो 6 से स्टार्ट करोगे, तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो 5 माइनस ऑफ -7 मतलब 5 + 7, 5 माइनस ऑफ -7 मीन्स 5 + 7। एक बार इस तरीके से करके देखना, अगर प्रॉब्लम आए तो वैसे तीनों वर्टिसेस लिख देना, -3, -5, -2, -7 और 6, 3 निकाल देना उससे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसे चलूँ तो मेरा फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो ये लिया तो ये माइनस ये लिया तो ये माइनस ये, और ये लिया तो ये माइनस ये, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, -3 मल्टीप्लाई -7 -3 होता है माइनस का 10, फिर -2 बाहर है, और 3 - 5 होता है -2, प्लस का 6, और 7 + 5 क्या होता है 12, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, -3 और -10 मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का 30, ऐसे -2 मिलके बनेगा प्लस का 4, और 12 6 जा 72, ठीक है। अब बताओ मुझे कितना बनेगा, या फिर मैं डायरेक्ट करूं, चलो ठीक है आपके तरीके से कर लेता हूँ। 70 30 100, 100 और 6 106, तो 106/2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 53। ये किसका निकल के आ गया, इसका निकल गया मेरा 53 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब बाद में दूसरा वाला बताता हूँ मैं, एक बार इसको नोट कर लो। ऐसे ले लूँ मैं इसको, ऐसे चला के, ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे वाला, ओके कोई बात नहीं। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हाफ। इससे स्टार्ट किया -2 से, तो -8 और -3, -8 और -3 प्लस का साइन। अब इससे स्टार्ट किया 1 से, तो 3 माइनस ऑफ -7, तो 3 + 7, फिर उसके बाद में स्टार्ट किया 6 से, तो -7 और देखो -7 और माइनस ऑफ -8 यानी +8, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, -2 के मल्टीप्लाई में होगा माइनस का 11, 1 के मल्टीप्लाई में होगा 10, और 6 के मल्टीप्लाई में होगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, ये हो जाएगा प्लस का 22, प्लस का 10 और प्लस का 6, 22 और 6 28 प्लस 10 38 अपॉन 2 इक्वल टू 19। इसका निकल के आया आपका 19, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस उठा के वैल्यू रखनी है, रख दो इसको नोट कर लेना पॉज करके। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD 53,
तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा 53 प्लस इसका एरिया क्या होगा 19। अगर दोनों को ऐड करोगे तो 9 और 3 12, 1 1 1 2 और 5 7, 72 स्क्वायर यूनिट आपका निकल गया टोटल का एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, अगर वर्टिसेस गिवन हो और एरिया फाइंड करना है तो सिंपली आप ये करोगे कि ट्राइंगल का एरिया निकालोगे और बाद में ऐड कर दोगे इस चीज़ को। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट से करेंगे स्पीड में। बेटा वही बात है, स्पीड में मैं इसलिए नहीं सिखाता कि देखो आपको ज़्यादा बार ना देखना पड़े वीडियो, एक बार समझ के कर लो। तो वैसे जनरली क्लास में इतना ही होता है, 4 से 5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 5 स्क्वायर यूनिट, बहुत अच्छी बात है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया 5 स्क्वायर यूनिट। देखो डर गया क्वेश्चन, ठीक है, कि अब तक हमसे एरिया फाइंड करवा रहा था, अब दे दिया उसने, तो कुछ और पूछ रहा होगा। 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस, तो मान लेते हैं कि अपने पास में एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम रखा हमने ABC। मान लीजिए A वर्टिसेस है इसके 2,1 और B वर्टिसेस 3,-2। इफ थर्ड वर्टिसेस इज 7/2, y। देखो एक वेरिएबल डाल दिया इन्होंने y, तो सीधी सी बात अगर ये वेरिएबल डाला है तो एरिया दे रखा है ना। तो हमें पता है कि अब तक क्या होता था, हमसे सारे वर्टिसेस गिवन होते थे, एरिया फाइंड करते हैं। अब एरिया गिवन है तो कोई एक वर्टिसेस का फाइंड कर सकते हैं, एक वेरिएबल। कोई सिंगल इक्वेशन बनने वाली है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, सिंगल इक्वेशन मतलब सिंगल वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वर्टिसेस गिवन है, एरिया गिवन है, आपको वेरिएबल y फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, मैं बिना फॉर्मूले के कर रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला लिखना भाई, ईमानदारी से लिखना फॉर्मूला, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाई 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं साइकिल चला रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, ये साइकिल चला दी मैंने इस तरीके से। तो अगर मैंने 2 से स्टार्ट किया तो y माइनस ऑफ -2 लिखूँगा, y माइनस ऑफ -2 मतलब y + 2। फिर नंबर आएगा 7/2 का, इसको लिया तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 - 1। अब इसका नंबर आएगा 3 का, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - y, ठीक है। और एरिया, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल को अभी लिखता हूँ मैं, तो ये वैल्यू अपनी हो गई हाफ। 2 × y इज़ 2y + 2 × 2 इज़ 4। उसके बाद ये हो गया -3। तो जब -3 जब मल्टीप्लाई होगा इससे, देखो ये -3 बना कि नहीं बना। अब -3 जब +7 से मल्टीप्लाई होगा तो -21/2 आएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करने पाएगा 3 - 3y इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड दैट इज़ 5। तो मैं 5 को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया अपना हाफ। तो एक काम करें, इस हाफ को उधर लेके चले जाऊँ तो 2 नीचे है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2y और -3y मतलब माइनस का y, ओके। और 4 और 3 7 प्लस का 7 और माइनस का 21/2 इज इक्वल टू 5 और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब क्या होगा भाई इसके बाद में, यानी सिंपल चीज़ पता लग, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन की। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, वर्टिसेस फाइंड करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में रखो और अननोन चीज़ अपने आप निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका -7, ठीक है, और ये हो गया आपका +7 - 21/2 इज इक्वल टू 10, ओके। अब देखो अगर ओरली करना चाहो तो आपको पता है कि 21/2 जो होता है वो होता है 10.5। क्या होता है ये 10.5, माइनस का 10.5 और प्लस का 7, तो माइनस का 3.5 नहीं बच गया, और 3.5 का मतलब होता है 7/2। वैसे कर लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सुनो, इस y को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो y प्लस का हो जाएगा। यहाँ है आपके पास में 7 माइनस 21/2 और प्लस का 10 भी जब इधर आएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। एलसीएम लेके कर लो अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना तो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हो भाई, 7 हो गया, 7 - 10 माइनस का 3 और माइनस का 10.5 माइनस का 13.5, 2 आएगा तो 7 × 2 = 14 -21 माइनस का 20 इक्वल टू y। तो ये हो गया आपका कितना हो गया 41, या फिर 40 में से अगर आपका, चलो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 40 में से ये गया तो 16 बचा, सॉरी 26 बचा, 27 माइनस का 27/2। ये आपकी y की वैल्यू आ रही है। शायद मिस्टेक हो गई, इसको देखता हूँ अभी मैं। हाँ जी, करेक्ट है ये भी आंसर, ठीक है। अब इससे आपको एक नई चीज़ बताता हूँ मैं। तो आपकी y की वैल्यू आ रही है -27/2, ठीक है, करेक्ट वैल्यू। आप इसका यूज़ करके देखना।
अगर आप y की जगह पे माइनस का 27/2 रखोगे तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। दिस मेथड इज़ करेक्ट। मेरे मन में एक्चुअली में डाउट इसलिए आया था कि रॉन्ग आंसर है। रीज़न बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि पता होना चाहिए क्या रीज़न है। देखो, इसका एक आंसर और निकल के आएगा। मैंने क्या लिया था, एक्चुअली मैंने लिए थे जो वर्टिसेस लिए थे इसके, वो लिया था 2,1 और फिर मैंने नंबर लिया था 7/2, y का और 3,-2। मैं इस तरह साइक्लिक फॉर्म में चल रहा था, उससे मेरी y की वैल्यू निकल के आई है। y के अगर आप इसको इस वे में लेकर देखोगे ना कि 2,1 और 3,2 और 7/2, y, तो यहाँ से y की वैल्यू डिफरेंट निकल के आएगी। वो वैल्यू है इसकी 13/2। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर y की 2 डिफरेंट वैल्यू कैसे पॉसिबल है। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये भी करेक्ट है y की वैल्यू, ये भी करेक्ट है y की वैल्यू, दोनों से आप आंसर निकाल के देखना, आपका ये 5 स्क्वायर यूनिट ही निकल के आएगा। बोथ आर करेक्ट। इसका रीज़न सिंपल सा है कि मैं आपके एक शेप की बात करता हूँ, समझना इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम क्या है। मान लो, चलो ट्राइंगल में तो आपको वैसे फॉर्मूला लगा समझना पड़ेगा, मैं एक शेप की बात करता हूँ। इस तरीके से आपके कोई शेप है, 1 2 3 4 तक बना हुआ है, 1 2 3। मान लीजिए कि कोई आपके पास में एक रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरीके से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला है 1,1, ये वाला है 4,1, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट इसका 4,3 और ये वाला कोऑर्डिनेट है 1,3। इसका एरिया जो निकलेगा, और एक नीचे बात करता हूँ मैं, -1 -2 -3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -1, 4, -1, 4, -3 और हो जाएगा 1, -3। क्या दोनों के एरिया में डिफरेंस आएगा? भाई ये भी लेंथ क्या है, 1 से लेके 4 तक जा रही है, यानी टोटल लेंथ हो गई 3। और ये वाला क्या है, 1 से लेके 3 तक जा रहा है, टोटल लेंथ हो गई 2 इसकी। सिमिलरली ये भी 1 से लेके 4 तक जा रहा है, 3 है, और ये 1 से 3 तक जा रहा है, 2 है। तो एरिया तो वही निकल के आने वाला, 3 × 6 स्क्वायर यूनिट। तो सिंपल चीज़ है, जो आपके डिफरेंट वैल्यू आई है y की, एक आई है माइनस का 27/2 और एक वैल्यू आया है 13/2। दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में बनेंगे ये वाले, और दोनों का एरिया क्या निकल के आएगा, सेम निकल गया। तो आप कैसे भी कर देना, तो y की बोथ वैल्यू आर करेक्ट। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इस तरीके से थे, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर वेरिएबल की फॉर्म में पूछा है तो फाइंड करना, उसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, सारा सीखा है। कल मैं कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी लेके आऊँगा और फिर हम आगे चलेंगे इसको लेके। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।